तो चलिए उम, पॉलिटी क्लास 10th की जो सत्ता की साझेदारी है, उसके महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखने वाली बातें, बेल्जियम में देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। याद रखिएगा 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। 40% लोग वेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 40% वेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 59 वाला फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। श्रीलंका में सिल्लियों की संख्या कुल जनसंख्या का 74% है। यानी टोटल जनसंख्या का 74% कौन सी जाति है? सिल्लियाँ। चौथा है, श्रीलंका में 1956 में एक कानून द्वारा सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। 1956 में श्रीलंका का राजभाषा सिंहली को घोषित किया गया। अगला है, सन 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र बना तथा सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। कहा कि हम लोग ज़्यादा हैं, इसलिए शासन में हम लोग रहें। सन 1956 में कानून बनाकर सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। बेल्जियम ने समझदारी का परिचय दिया और अपने संविधान में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया कि किसी को बेगानेपन का एहसास न हो। हाँ, कोई भी भले ही पॉपुलेशन में कम हो, लेकिन फिर भी उसे सबको एक समानता दिया जाए, ऐसा मॉडल है। बेल्जियम मॉडल को आदर्श मानते हुए यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को बनाया। आगे देखिए, शासन के विभिन्न अंग, विधायिका विधायिका कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। देखिए, शासन के जो विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के बीच सत्ता का बंटवारा किया किया जाए तो ये क्षैतिज वितरण कहलाता है। सत्ता का बंटवारा का क्षैतिज वितरण। अगला है, उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। यानी हाईएस्ट लेवल और लोअर लेवल लोएस्ट लेवल की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। अब देखिए कुछ एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो हम अभी बताया गया सिंहली का। सिंहली कितना परसेंट है? 74%। दूसरा क्वेश्चन है, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है? तो देखिए, बेल्जियम की जो सीमाएं हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्ज़मबर्ग से लगती है। FNGL, याद रखिएगा FNGL। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है तीसरा, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन हुए? तो 4 बार। कितने बार? 4 बार। बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 1 करोड़। कितना? लगभग 1 करोड़। और बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है?
तो फ्लेमिश की थी अधिक। कितना था फ्लेमिश का? 59% हिस्सा। और बाकी 40% बेलेनिया क्षेत्र में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिश। आगे बढ़िए। बहुसंख्यक सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? तो देखे थे सिहली श्रीलंका में गृह युद्ध का कारण बना था। श्रीलंका ऑप्शन बी हो जाएगा। सत्ता का क्षैतिज वितरण से क्या आपका? तो बताया गया था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में जो सत्ता का जो वितरण होता है वो क्षैतिज वितरण कहलाता है। यही ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता? तो उच्चतम स्तर और निम्नतर स्तर के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता उसको ऊर्ध्वाधर कहा जाता। अगला है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो ब्रुसेल्स बताया गया था। आगे बढ़िए। कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो फ्रांसीसी भाषी। क्या? फ्रांसीसी भाषी। बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत हैं? तो याद रखिएगा 1%, क्योंकि 59% और 40%, 99% और 1% जर्मन भाषी के थे। 1% जर्मन भाषी के थे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा भाषा सन 1956 में श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा देगा? तो सिंहली था। आगे बढ़िए। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है? सामुदायिक सरकार चुनाव तो करता है एक ही भाषा बोलने वाले लोग, एक ही भाषा के बोलने वाले लोग वहाँ सामुदायिक सरकार का चुनाव करता है। बेल्जियम में फ्रांसीसी बोलने वाले लोगों का कितना परसेंट था? तो 40%। अब आते हैं अति लघु प्रश्न पर। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन हुए? तो 4 बार हुए थे। श्रीलंका में सिहली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया? तो बहुसंख्यकवाद। बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक थी? तो ये थी, देखिए किसकी थी? डच का 59% थे डच। तो उन डच होगा इसका आंसर। श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की थी? तो सिंहली की थी। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? तो डच और फ्रेंच। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स था। आगे बढ़िए। बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? तो फ्रेंच है। कौन है? फ्रेंच है। बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा? तो श्रीलंका। सत्ता की साझेदारी किस चीज में सर्वाधिक सहायक है? सत्ता की साझेदारी तो इस संघर्ष को रोकने में बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भाषा के आधार पर अभी देखे थे। श्रीलंका में सिहली भाषा लोगों का संबंध किस धर्म से है? तो ये है बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए सत्ता का जो क्षैतिज वितरण क्या हो जाएगा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो क्षैतिज वितरण हो गया। ऊर्ध्वाधर वितरण क्या हो जाएगा? केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। दूसरा क्वेश्चन बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाएं लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे? तो देखिए बहुसंख्यक डच की अवहेलना पहला एक कारण था। दूसरा था अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिक ताकतवर और समृद्ध होना, धनवान ज्यादा थे।
और ताकतवर ज़्यादा थे। इसलिए बहुसंख्यक डच जो था वो थोड़ा धनी कम था और अल्पसंख्यक फ्रेंच था जो अधिक ताकतवर और समृद्ध था। दोनों में टकराव हो जाते थे। आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहना, एक ही मतलब अन्य वर्गों को शिक्षा का अवसर नहीं दिया गया। राजनीतिक सत्ता एक समुदाय विशेष केंद्रित थी। जब आप जो राजनीतिक सत्ता में लोग हैं एक ही समुदाय से आएंगे तो वे अपने ही समुदाय के लिए सोचेंगे, ये स्वाभाविक बात है। और दूसरे समुदायों के बारे में नहीं सोचेंगे। तो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो टकराव उनको आना ही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया? तो देखिए, बहुसंख्यकवाद के तहत सिंहलियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। हाँ, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंहलियों का एकाधिकार हो गया। सिंहली एकमात्र राजभाषा का दर्जा भी दिया गया 1956 ईस्वी में। तमिल के हितों को दरकिनार कर दिया गया। तमिलों को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया। एक कारण हुआ। चौथा है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो देखिए, सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच के टकराव को कम करना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है। यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है और सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है। अल्पसंख्यक को भी जोड़ता है। पांचवा क्वेश्चन है सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है? तो देखिए, विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन कर दीजिए। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी दे दीजिए। अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण दे दीजिए। अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग से सरकार नीतियां बनाए। ये सब हो सकते हैं। श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंहली लोगों के वर्चस्व के तीन प्रावधान लिखिए। पहला यही हो जाएगा कि सिंहली भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया। सिंहली लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाने लगी। सिंहली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार मिल गया और बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। आगे सातवां क्वेश्चन है सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर स्पष्ट करें। तो ऊर्ध्वाधर वितरण इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें उच्चतर तथा निम्नतर सरकारें बनती हैं। इसमें निम्न अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं। क्षैतिज विवरण वितरण इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। आगे बढ़िए, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन करो। तो कौन था बहुसंख्यकवाद में? सिंहली एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दे दिया गया और सरकार द्वारा बौद्ध मतों को संरक्षण और का बढ़ावा देना। बहुसंख्यकवाद का प्रभाव तमिलों को नाराजगी और शासन के प्रति बेगानेपन को बढ़ावा दिया गया। तमिलों से नाराजगी दिखाई जाने लगी, उनको सत्ता से बेदखल किया जाने लगा। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल राष्ट्र बनाने की मांग हो गई। सिंहली और तमिलों के बीच टकराव तथा गृह युद्ध का जन्म हो गया। गृह युद्ध के कारण हजारों लोगों को मारा गया, बेघर हो गए। युद्ध के कारण देश की सामाजिक, सांस्कृतिक
और आर्थिक जीवन में दुष्प्रभाव होने लगा। अगला क्वेश्चन है 9वां। बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए? देखिए, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों को समान संख्या करके केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियों को क्षेत्रीय सरकार को सौंप दीजिए। केंद्रीय सरकार में दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व चाहे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दे दीजिए। सामुदायिक सरकार का गठन कर दीजिए। क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकार को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की जो फ्रीडम है वो दिया जाए। 10वां क्वेश्चन है, विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो देखिए, व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों का सक्रिय होना। हित समूह एवं दबाव समूह का सरकार के विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करना। सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसले के लिए सरकार को बाध्य करना। सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि ये भाई ये फैसला लिया जाए। अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देना। जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना। राजनीतिक दल क्या करती हैं, किस प्रकार है? यही तो भूमिका निभाती हैं कि सरकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच क्या वो वैसा सीढ़ी बना रही है, मतलब कि जिससे तालमेल हो सके। तो यही तो राजनीतिक दल करते हैं। 11वां क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, तमिल भाषी लोगों की क्या मांग है? तो श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों को अपने राजनीतिक दलों के माध्यम से निम्नलिखित मांगे रखेंगे। तमिल भाषा को राजभाषा बनाया जाए। क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए। अन्य जाति समूह के समान शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं दिए जाए। और 1980 के दशक में तमिल सरकार बनाने की मांग की थी। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? 3 कारण बताइए। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? 3 कारण बताना है। देखिए, यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करती है। सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है और विकास के लिए भी जरूरी है। श्रीलंका में सत्ता बहुसंख्यक सिविलियों के पास था, जिससे अल्पसंख्यक तमिलों को बुरा लगा और पूरा देश गृहयुद्ध में फंस गया। सन 1960 में बेल्जियम में असंतोष के क्या कारण थे और असंतोष को दूर कैसे किया जाए? तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से समृद्ध और ताकतवर थे। बहुसंख्यक डच भाषी लोगों को इससे नाराजगी थी। राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषी अल्पमत में थे और फ्रेंच भाषी बहुसंख्यक थे। तीसरा, क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर टकराव का समाधान किया गया। 14वां क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन कीजिए। देखिए, सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होती है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी होती है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच होती है और सत्ता की साझेदारी राजनीतिक दलों, दबाव समूहों एवं सामाजिक आंदोलनों द्वारा होती है। 15 क्वेश्चन, सत्ता के क्षैतिज वितरण 3 उदाहरण देकर समझाइए। तो ये बताए थे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंटवारा, सभी अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन ताकि कोई भी सत्ता का असीमित उपयोग न कर सके, हर एक दूसरे पर अंकुश रखेगा। इस प्रकार सभी के बीच शक्ति संतुलन बना रहेगा। ऊर्ध्वाधर वितरण, उच्चतर और निम्नतर सरकारों के बीच का बंटवारा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन इसका एक अच्छा उदाहरण है। राज्य सरकार से नीचे के स्तर की सरकारों की भी ऐसी व्यवस्था है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं।
श्रीलंका में बहुसंख्यक तथा उसके प्रभाव का वर्णन। 1956 में देखेंगे तमिलों को उपेक्षित कर दिया गया, सिंहली राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिल वर्ग असंतुष्ट हो गए। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दिए गए, जिससे तमिल नाराज हो गए। सरकारों द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिए गए, इससे तमिलों समुदाय द्वारा असंतुष्ट हो गए, जिससे श्रीलंका में गृह युद्ध का जन्म हो गया। बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया? सरकार ने व्याप्त विविधताएं थी जो मौजूद थी विभाग, उसको स्वीकार किया और संविधान में 4 संशोधन किए। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की जो संख्या थी इक्वल कर दी गई। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारें के अधीन नहीं रहेगी। सामुदायिक सरकार का निर्माण एक ही भाषा वाले लोग करेंगे, इससे के बीच संतुलन स्थापित हो गया। 19वां क्वेश्चन है, युक्तिपरक और नैतिक तर्क में क्या अंतर है? तो देखिए, लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर फैसला लेना मुक्तिपरक तर्क कहलाता है। नैतिक तर्क सत्ता के उचित बंटवारे का चिंतन होता है। दोनों तर्कों के द्वारा आपसी टकराव को टाला जा सकता है। इसमें क्वेश्चन, श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकार के लिए किस प्रकार संघर्ष किया? तमिलों ने अपनी पार्टियां बनाई, बराबर की मांग की और एक तमिल ईलम की मांग की और हिंसा का भी सहारा लिया। विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो राजनीतिक दल समाज में अपनी विशेषताएं बताकर जनता को प्रभावित करते हैं। व्यापारियों, किसानों आदि वर्गों के हितों समूह सत्ता पर दबाव बनाकर सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। वर्तमान में गठबंधन की सरकार साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। और 22वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है? तो देखिए, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में भाषा और धार्मिक आधार पर किया जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर तथा महिलाओं को आरक्षण देकर सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों को भी उचित हिस्सेदारी देकर संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार समझदारी से सत्ता का उचित बंटवारा कर आपसी तालमेल ठीक किया जा सकता है। तो ये था पॉलिटी के सत्ता की साझेदारी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और एमसीक्यू, उसको हम लोगों ने देखा।